हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस बेसिक इकोनॉमी फॉर आईएएस प्रीलिम्स एंड डिफेंस स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ एंड सीडीएस। दोस्तों, अगर मैं आईएएस प्रीलिम्स और डिफेंस स्टेट पीसीएस की बात करूं, ज़्यादातर बच्चों के सामने सबसे ज़्यादा जो कठिन सब्जेक्ट माना जाता है वो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट मानते हैं इकोनॉमी को। दोस्तों देखिए, जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। उसको आप बार बार पढ़कर कर सकते हो। आप लाइक दूसरी जो इन्वायरमेंट है या कोई अदर सब्जेक्ट है वो उसको कर सकते हो, कुछ हद तक पॉलिटी भी। लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बेसिक आना जरूरी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी का आना जरूरी है। यदि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता नहीं है तो आईएएस प्रीलिम्स और डिफेंस स्टेट पीसीएस में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी में इकोनॉमी की अगर बात करूं, इकोनॉमी में लगभग 10 टॉपिक होते हैं जहां से आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं पर आपको फोकस करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे संस्थान में इस बार भी 2024 जो आईएएस प्रीलिम्स हुआ, 22 बच्चों ने प्रीलिम्स दिया। 22 में से 17 का प्रीलिम्स हुआ, 17 में से 12 का मेंस हुआ। ऐसे ही 2023 की अगर बात करूं, 16 बच्चों ने प्रीलिम्स दिया, 16 में से 12 बच्चों का प्रीलिम्स हुआ और 12 में से 8 बच्चों का मेंस हुआ। ऐसा ही 2022 में था। 2022 में 12 बच्चे बैठे, 12 में से 7 का प्रीलिम्स हुआ और 7 में से 5 का मेंस हुआ। ऐसी जो ट्रेंड 2021 का था। तो मैं बात इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अगर इकोनॉमी में आपको बेसिक नॉलेज हो गया और उसके साथ करंट जोड़ दिया, लाइक इकोनॉमिक सर्वे बजट का, तो लगभग 15 से 20 के बीच में जनरल यूपीएससी इकोनॉमी में पूछती है। सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का जिक्र करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेसिक टर्मिनोलॉजी का, जैसे मान लो डी वैल्यूएशन है। डी वैल्यूएशन, डी वैल्यूएशन क्या होता है? डी वैल्यूएशन होता है जब कोई देश जब कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरे देश के रिगार्डिंग या कंपैरिजन में रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहाँ से, डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? डिवैल्यूएशन करने का जो मेन कारण होता है वो जनरली टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। अगर मैं लास्ट डिकेड की बात करूं तो चाइना ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो चाइना की करेंसी है युआन, उसने काफ़ी हद तक अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में भारत सरकार ने 3 बार आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 टाइम्स अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया। एक बार 1949, एक बार 1966 और एक बार 1991। 3 बार किया। हालांकि 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1991 में, तो उस टाइम आपको पता है कि हमारे देश में तो एक्सपोर्ट बहुत कम थे, ना के बराबर थे। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो भंडार था बहुत कम था। हमारे देश में इंपोर्ट करने के लिए, स्पेशली क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। मात्र 15 दिन का ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। उस टाइम 1991 में 1991 में गल्फ वार चल रहा था, जो खाड़ी के देशों का युद्ध चल रहा था। उस टाइम हमारे एक्सपोर्ट भी नहीं थे। जब एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा, तो भारत सरकार ने
एट द टाइम मनमोहन सिंह हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था, उन्होंने क्या किया, भारतीय करेंसी को डिवेल्यू किया। 91 में लगातार 2 बार किया। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि हाउ मेनी टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवेल्यू आर करेंसी, तो आपने क्या लगाना, 3 टाइम्स, 49, 66 और 91। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिवेल्यूशन, डिवेल्यूशन करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीएससी ने एक बार असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा कि इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूशन, डिवेल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि डिवेल्यूशन है क्या, डिवेल्यूशन का कारण क्या है, कोजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, कितनी बार डिवेल्यूशन किया गया भारत सरकार के द्वारा। एक होता है डेप्रीसिएशन, एक होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, ये भी रिलेटेड टू डिवेल्यूशन है। दोनों में भारतीय करेंसी की वैल्यू कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी रिड्यूस होती है, कम होती है, बट एक डिफरेंस है। डिवेल्यूशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा होता है, बट डेप्रिसिएशन बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता है। मतलब डिमांड सप्लाई मीन्स अगर किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस अप हो जाएगा। अगर किसी करेंसी की, अगर किसी करेंसी की मान लो, अगर किसी करेंसी की जो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, उसका प्राइस कम होगा। जनरली 2 टाइप की करेंसी होती हैं, एक हार्ड करेंसी, एक सॉफ्ट करेंसी। लाइक यूएस डॉलर है, वो हार्ड करेंसी है, और इंडियन करेंसी है, वो सॉफ्ट करेंसी है। इंडियन करेंसी क्या है, एक सॉफ्ट करेंसी है। ये था एक डिवोल्यूशन, एक डेप्रिसिएशन। एक होता है डंपिंग, डंपिंग, डंपिंग को हिंदी में बोलते हैं राशि पतन। डंपिंग क्या होता है, जब कोई देश किसी चीज का प्राइस, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस अपने देश में इंक्रीज कर दे और दूसरे देश में तो डिक्रीज कर दे, दूसरे देश में उस चीज को सस्ती बेचे, अपने देश से महंगी बेचे, उसको बोलते हैं डंपिंग। हालांकि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ रूल्स, डब्ल्यूटीओ रूल्स के अनुसार डंपिंग करना इलीगल है। डंपिंग नहीं कर सकते, डंपिंग नहीं कर सकते। क्योंकि डंपिंग क्यों नहीं कर सकते, डंपिंग इसलिए नहीं कर सकते कि डंपिंग का मेन मोटिव होता है टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड मार्केट पर कब्जा जमाना। क्योंकि जब कोई देश, जैसे अमेरिका जैसा देश है, अब वो क्या करता है, दूसरे देशों की मार्केट को कैप्चर करने के लिए दूसरे देशों में वो सस्ती चीज बेचता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज सस्ती बेचता, ताकि उन देशों की मार्केट को कैप्चर किया जा सके। जब उन देशों को कैप्चर कर लेगा, उन लोगों को आदत हो जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल, अमेरिका भारत में टेक्सटाइल हैंडलूम बहुत सस्ता बेचता है। सपोज भारत में एक बेडशीट फॉर एग्जांपल 1000 की मिल रही है, और मेड इन अमेरिका 200 की मिल रही है। तो आफ्टर सम टाइम हमारी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल हैंडलूम की, वो बंद हो जाएगी, और भारतीय लोग कहाँ से खरीदेंगे, भारतीय लोग कहाँ से खरीदेंगे, अमेरिकन, मेड इन अमेरिकन खरीदेंगे। तो इसे भारत में क्या हो जाएगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, जो पीपल वर्किंग इन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसको बोलते हैं डंपिंग। एक होता टैरिफ, टैरिफ, एक एक होता नॉन टैरिफ। टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ इज लाइक ए टैक्स, टैरिफ इज लाइक ए टैक्स। रिसेंटली हम देख रहे हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो धमकी दे रहा है रिसिप्रोकल टैरिफ की। रिसिप्रोकल होता टिट फॉर टैट,
टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर मान लो अमेरिका से हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से हम मान लो कोई फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल हैंडलूम, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, अगर भारत सरकार उस पर टैक्स लगा दे तो वो क्या है, एक टैरिफ है। अगर अमेरिका भारत से फॉर एग्जांपल कोई मैंगो, कोई वेजिटेबल, कोई स्पाइसेस का इंपोर्ट करता है और उसके बदले में अमेरिका भी हमारे ऊपर टैक्स लगा दे तो उसको बोलते हैं रिसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे ट्रम्प आज दुनिया में धमकी दे रहा है, आज दुनिया के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, बट आल्सो डेवलप कंट्रीज फॉर ईयू, फॉर कनाडा आल्सो। टैरिफ क्या है, टैक्स है। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी, वी कैन से दैट इम्पोर्ट ड्यूटी के तौर पे कह सकते हैं इसको, इम्पोर्ट ड्यूटी। भारत ने अमेरिका से कोई कार का इंपोर्ट किया और हमने उस पर टैरिफ लगा दिया, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, वो कार इंडिया में महंगी हो जाएंगी। एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर, इसको नॉन टैरिफ भी कहते हैं। नॉन टैरिफ और टैरिफ वैसे तो डब्ल्यूटीओ के अनुसार दोनों ही वायलेशन है डब्ल्यूटीओ का। नॉन टैरिफ क्या होता है, जब कोई देश, नॉन टैरिफ क्या होता है, मान लो टैक्स इन लगा रहा लेकिन उस देश का दूसरे देश से जो चीजें मंगवा रहा बल्कि उसको कम कर देता है, जैसे कोटा सिस्टम है। कोटा नॉन टैरिफ का एग्जांपल है। कोटा, कोटा कैसे, सपोज इंडिया में इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंपनी आर वर्किंग, काम कर रही हैं, विदेशी कंपनी भी इंडियन कंपनी में। अगर मान लो फॉर एग्जांपल भारत सरकार जो टेंडर देती है वो केवल भारतीय कंपनी को देती है, या अगर हम फॉर एग्जांपल चाइना से या अमेरिका से फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ 200 क्विंटल मंगवा रहे थे पहले, लेकिन अब हमने कहा अब हम 50 क्विंटल लेंगे तो 150 क्विंटल कम कर दिया। तो पहले 200 क्विंटल इंपोर्ट करे थे, अब हम 50 क्विंटल कर रहे हैं, तो 150 क्विंटल कम हो गया। तो क्या होगा, ये क्या होता है, कोटा सिस्टम। मतलब हमने टैक्स भी लगाया और हमने टैक्स लगा भी दिया। मतलब इंपोर्ट कर दे 200 क्विंटल लगा, वास्तव में अब हम इंपोर्ट करें 50 क्विंटल, 150 कम हो गया, तो ये क्या है, कोटा सिस्टम है। तो नॉन टैरिफ बैरियर आर आल्सो हार्मफुल, ये भी हार्मफुल है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ। एक है टैरिफ, एक है नॉन टैरिफ बैरियर, एक हमने पढ़ा डिवोल्यूशन, एक पढ़ा हमने डेप्रिसिएशन, एक रिसिप्रोकल की बात कर रहा था मैं, रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल क्या होता है, टिट फॉर टैट। जब कोई देश, जैसे रिसेंटली चर्चा में चल रहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार रिसिप्रोकल की धमकी दे रहा, थ्रेट है दुनिया के लिए। चाहे कनाडा की बात करूं, चाहे ईयू की बात करूं, चाहे इंडिया की बात करूं, चाहे चाइना की बात करूं, वो हर देश को कह रहा है। मैक्सिको की बात करूं कि मैं, अगर आप हमारे प्रोडक्ट पर लगाओगे टैक्स, अमेरिकन एक्सपोर्ट पर लगाओगे, तो अमेरिका जिन चीज़ों को इम्पोर्ट करता है उस पर टैक्स लगाएगा। उसको बोलते हैं रिसिप्रोकल, टिट फॉर टैट, जैसे को ऐसा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अगर आप आईएएस प्रीलिम्स करना चाहते हो या कोई स्टेट पीसीएस करना चाहते हो या कोई मान लो असिस्टेंट कमांडेंट को बोलते हैं सीएपीएफ या सीडीएस का एग्जाम करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़िए। और एक बार पहले हम बात करेंगे केवल बेसिक इकोनॉमिक्स की पूरी। अगर बेसिक इकोनॉमिक्स आपने पढ़ ली, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, लाइक रियल सेक्टर क्या है, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टैरिसी सेक्टर क्या है, लाइक करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, लाइक रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, मतलब अगर केयर इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी क्या है, अगर एक बार बेसिक इकोनॉमी पढ़ लिया आपने, बेसिक टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हार्मफुल क्यों है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, रिग्रेसिव टैक्स क्या है, सेल टैक्स क्या है, जीएसटी में क्या कमियां हैं, मतलब अगर आपने ऐसी चीज पढ़ ली, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजी क्या है, बैंकिंग क्या है, एनपीए क्या है। एनपीए
अगर ऐसी से पढ़ ली आपने तो आपके लिए जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ये मेरा दावा है कि अगर प्रीलिम्स में 18 से 20 क्वेश्चन आए तो आप 15 के आसपास क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी जो इकोनॉमी है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है और कुछ पार्ट इन्वायरमेंट का है और गवर्नमेंट स्कीम है, हम प्रीलिम्स के लिए इन चीज़ों पर फोकस करते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं फोकस करते, उनको कम करते हैं। केवल अगर आपने प्रीलिम्स करना है तो आज का जो ट्रेंड है 2023 के बाद 23 का पेपर हुआ, 24 का हुआ, 22 का हुआ, तो उसमें देख लेना आप। यदि आपका इकोनॉमी, यदि आपकी पॉलिटी, यदि आपका ज्योग्राफी, यदि आपका मैपिंग और यदि आपकी गवर्नमेंट स्कीम ठीक है और कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट बेसिक प्लस करंट, तो आप आराम से प्रीलिम्स कर जाओगे। थैंक यू।